हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे कि चैनल के नाम से पता चलता है, यहाँ पर हम 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पैंडेमिक कंडीशन के चलते हुए 11th और 12th का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ाई जाएगी। केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपके केमिस्ट्री के डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। जी हाँ, डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। अब बात आती है वो डाउट्स कैसे क्लियर करे जाएंगे। तो आपको मैं इसी वीडियो में एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। उनके सॉल्यूशन बनाकर मैं इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइज, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे इस चैनल पर वीडियोस रोज आएंगी, तो जितना हो सके शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस बात का फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 3, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट देखेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब गाइज जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट होगा वो दोनों लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ गाइज, जो कि है ये। सबसे पहले गाइज आपको समझना होगा वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ये होता है जो इवोपरेट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल वो होता है जो इवोपरेट नहीं हो। गाइज मान लीजिए जो हमारा लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है, दोनों हमारे वोलेटाइल है, तो दोनों इवोपरेट होंगे। हमने इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना लिया। जब गाइज हमने सॉल्यूशन बना लिया तो क्या नाम है, सॉल्यूशन भी हमारा वोलेटाइल होगा। अब वोलेटाइल होगा और गाइज इसको बोलेंगे हम वेपर फेज और इसको बोलेंगे हम सॉल्यूशन फेज। तो वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज के अंदर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब गाइज जिस रेट से वेपर फेज के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, उसी रेट से सॉल्यूशन के पार्टिकल वेपर फेज में आएंगे। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम गाइज। और यहाँ पर एक टर्म आगे आएगी वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जो वेपर फेज के अंदर पार्टिकल्स जितना प्रेशर सॉल्यूशन के सरफेस पे लगाते हैं उसको बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। गाइज मैं एक बार और बोलता हूँ, वेपर प्रेशर उसे बोलते हैं वेपर फेज के जितने पार्टिकल हैं वो कितना प्रेशर लगाते हैं सॉल्यूशन के सरफेस पर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो गाइज इसके अंदर यही लिखा हुआ है, आप समझिए। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स एंड डिनोट द 2 कंपोनेंट्स एज 1 and 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हमारा कंपोनेंट 1 है और एक हमारा कंपोनेंट 2 है, दोनों वॉलेटाइल हैं। व्हेन टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल बोथ द कंपोनेंट वुड इवोपरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी established between वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। वेपर फेज और लिक्विड फेज के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस रेट से वेपर फेज के अंदर पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाएंगे, उसी रेट से सॉल्यूशन के पार्टिकल वेपर फेज में आएंगे। ओके गाइस, लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट द स्टेज बी पी टोटल एंड P1 and P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द 2 कंपोनेंट्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। गाइज यहाँ पर जो हमारे पी टोटल है वो हमारे पूरे सॉल्यूशन का, जो हमने 2 कंपोनेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया था उसका प्रेशर है। और P1 और P2 जो है वो P1 हमारा जो प्रेशर है वो 1 कंपोनेंट का है, और P2 जो हमारा वेपर प्रेशर है वो 2 कंपोनेंट का है, सेकंड कंपोनेंट का गाइस। और दीज पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन psi1 and psi2 ऑफ द 2 कंपोनेंट्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। गाइस इसका मतलब ये है कि जो मोल फ्रैक्शन हमारे वन कंपोनेंट में है उसको हम psi1 बोलेंगे, और जो सेकंड कंपोनेंट में है उसको बोलेंगे हम psi2। ओके, यहाँ पर अब हमारा इंट्रोड्यूस होता है राउल्ट्स लॉ। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ। तो समझते हैं राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ, इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। गाइस राउल्ट्स लॉ ये कहता है जो सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड से मिलकर बना होता है उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होता है हर एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसको गाइस आप और अच्छे तरीके से ऐसे समझिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ओके गाइस, मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का, उसका उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ओके गाइस, जैसे कि मान लीजिए हमने 2 कंपोनेंट माने थे 1 और 2। अब ये मान लीजिए कि 2 के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो 2 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ओके गाइस, यहाँ पर हमारे ये लिखा हुआ है
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटा के हम यहाँ पर लगा दिया हमने P1 नॉट। P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट साई 1। गाइज इसको हम अभी x बोल के चलेंगे, x मान के चलेंगे। ओके गाइज, x1। तो यहाँ पर हमारा P1 नोट क्या है, वेयर P1 नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। मतलब हमारे जो प्योर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर होगा P1 नोट हमारा वो है, और P1 हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था P1 एंड P2 बी द पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके गाइस, P1 नोट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। ऐसे ही हम सेम करेंगे P2 के लिए गाइस। यहाँ पर P2 नोट क्या है हमारा, वो भी वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा P टोटल है वो किसके बराबर होगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, और हम P1 की जगह P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2 लिख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर आप देखिए x1 और x2 हमारे क्या मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन कभी भी x से ज्यादा आता नहीं, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है गाइस, यहाँ पर फिर हम x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे P2 नोट x2 ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट x2। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से गाइस जो हमने भी इक्वेशन फाइनल आई थी हमारी P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट x2, तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो 3 कंक्लूजन ये हैं, इसको समझते हैं कि करके गाइस। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। जैसे गाइस मैं यहाँ पर हम ये बोला जा रहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, हम उसको रिलेट कर सकते हैं किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। जैसे कि हमारा था P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट x2। वहां पर हमारा मोल फ्रैक्शन किसका था, x2 का। तो हम टोटल वेपर प्रेशर को किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। इसको आप एक फिगर के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो लीनियरली वरी करेगा सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। और यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट देखिए, अब डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। गाइज अगर हम कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो उससे हमारे पी टोटल बढ़ेगा भी और घटेगा भी। ओके गाइज, ये बताया गया इसके अंदर। गाइज अब समझते हैं ये ग्राफ, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस ग्राफ को समझिए। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि P1 इज इक्वल्स टू P1 नोट x1, P2 इज इक्वल्स टू P2 नोट x2। हम यहाँ पर गाइज एज्यूम करके चलेंगे, एज्यूमिंग दैट कंपोनेंट 1 इज लेस वोलेटाइल देन कंपोनेंट 2, दैट इज P1 नोट स्मॉलर देन P2 नोट। गाइज इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपोनेंट 2 है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो वो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। जब उसके वेपर ज्यादा बनेंगे तो उसका जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा, तो तभी यहाँ पे P2 नोट ग्रेटर देन P1 नोट है। गाइज अब इस ग्राफ पर आते हैं। यहाँ पर हमारा दे रखा है वेपर प्रेशर, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और x एक्सिस पे हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है। जब गाइज हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे गाइज, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा x1 0 है, x1 यहाँ पर आता है हमारा 1 हो गया, और यहाँ पर हमारा x2 0 है, इधर आते आते हमारा x2 1 हो गया। अब इसको समझते गाइस, जब हमारा x1 0 है, आप इसके अंदर x1 को 0 रखिए तो P1 भी हमारे 0 हो जाएगा जो कि 0 है। ओके गाइस, जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर x1 हमारा कितना 1, जब x1 हमारा 1 होगा तो P1 किसके बराबर हो जाएगा, P1 नोट के, जो कि P1 नोट के बराबर है। अब गाइस यहाँ से इधर चलेंगे, जब x2 हमारा 0 है तो P2 भी हमारा 0 है, जो कि यहाँ पर P2 0 है। अब हम इधर आ रहे हैं तो x2 1 हो जाएगा, जब x2 1 हो जाएगा तो P2 नोट के बराबर हो जाएगा, जो कि P2 नोट के बराबर है। अब गाइज मेन बात ये कि P2 नोट ऊपर है, P1 नोट नीचे। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गाइज माना था, एज्यूम करा था कि जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कम्पेयर फर्स्ट कंपोनेंट। जो ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तभी ये ऊपर बना है। ओके गाइज, और जब हम इन दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे तो ये P टोटल कहलाएगा। P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। जैसे कि गाइस अब आपसे बोला जाएगा कि आप मोल फ्रैक्शन फाइंड करो सॉल्यूशन के अंदर, वेबर फेज के अंदर, तो उनको कैसा फाइंड करा जाएगा। फॉर फाइंडिंग मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन
गाइस मैंने आपको पहले बताया था दो फेस होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन फेस, एक होता है वेपर फेस। तो दोनों के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के फॉर्मूले भी अलग होते हैं। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है सॉल्यूशन के अंदर तो x1 इजिकल्स टू P1 अपॉन P नोट, x2 इजिकल्स टू P2 अपॉन P2 नोट। ओके गाइस, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वेबर फेस के अंदर तो वहां पर y1 इजिकल्स टू P1 अपॉन P टोटल, y2 इजिकल्स टू P2 अपॉन P टोटल। और ऐसे ही गाइस जैसे हमारा x1 प्लस x2 1 होता है वैसे ही हमारा y1 प्लस y2 भी 1 होता है गाइस। ओके, और y1 और y2 क्या है, y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेबर फेस। मतलब फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होगा वेबर फेस में y1 और y2 वो है। ओके गाइस, अब करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल 2.5। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो लिखो और जो फाइंड करना है उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखो गाइस। ओके, तो पढ़ते क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। गाइज यहाँ पर मुझे वेपर प्रेशर फाइंड करना है सॉल्यूशन का, मतलब पी टोटल फाइंड करना है। पी टोटल किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2। ओके गाइज, तो P1 किसके बराबर होता है, P1 नोट x1। अच्छा, मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा सबसे पहले, और मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, पहले मोल्स। अच्छा, तो मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास ये ना, मोलिकुलर मास यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम निकालेंगे मोल्स ऑफ CH2Cl2, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसको आप सॉल्व करोगे 0.47 आ जाएगा मोल्स। फिर आप निकालोगे क्लोरोफॉर्म के मोल्स, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, जो कि आ जाएगा 0.213 मोल। फिर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दो, 0.47 प्लस 0.213 इज इक्वल्स टू 0.683 मोल। ओके गाइज, अब फाइंड करते हैं हम मोल फ्रैक्शन। हमने मोल्स निकाल लिए, अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं गाइज हम, पहले CH2Cl2 के। तो जब हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था गाइस, कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताया था। सबसे पहले आएंगे जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल हमारे ये है और इसके मोल इतने। आप इसको सॉल्व करोगे 0.688 आएगा। और जैसे कि गाइज मैंने आपको पहले बताया था कि x1 प्लस x2 इजिकल्स टू 1 है, तो ऐसे ही XCH2Cl2 प्लस XCHCl3 भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे जो मोल फ्रैक्शन होगा XCHCl3 इजिकल्स टू 1 माइनस 0.688। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.312 आ जाएगा। गाइज अब मुझे क्या फाइंड करना है, पी टोटल। पी टोटल इजिकल्स टू P1 प्लस P2। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट हमने यहाँ पर आ गए, जब हमने पी टोटल पहले निकाला था P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट x2। यहाँ पर x2 हमारे गया CH2Cl2 गाइस। अब आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 347.9 mm ऑफ Hg। गाइज अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है सेकंड पार्ट के अंदर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज के अंदर हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। और वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला गाइस y1 इजिकल्स टू P1 अपॉन P टोटल, ये होता है। वैसे y2 का होगा गाइस। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें पता है कि गाइस हमने P टोटल फाइंड कर लिया, अब इसका हम प्रेशर फाइंड करेंगे। प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इजिकल्स टू इसका जो वेपर प्रेशर गिवन था इनटू मोल फ्रैक्शन जो हमने ऊपर निकाला था गाइस अभी, उसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा 285.5 mm ऑफ Hg। ऐसे ही गाइस प्रेशर ऑफ CHCl3 करोगे, हमें वेपर प्रेशर क्वेश्चन के अंदर गिवन था और ऊपर हमने मोल फ्रैक्शन निकाले थे गाइस जो कि इतने थे। आप इसको सॉल्व करोगे तो 62.4 mm ऑफ Hg आएगा। अब गाइस हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज के अंदर CH2Cl2 के। तो किसके पर इज इक्वल्स टू क्या करेंगे गाइस, इसका प्रेशर जो यहाँ पर हमने फाइंड करा है उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर जो ऊपर हमने फाइंड करा है, उनको आप सोल्व करेंगे तो 0.82 आएगा। अब ऐसे आपको क्लोरोफॉर्म के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने वेपर फेज के अंदर किसके बराबर होगा गाइस, इसका वेपर प्रेशर जो हमने फाइंड करा है अपॉन टोटल प्रेशर, आप करोगे 0.18 आएगा। अब गाइस आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब गाइस सॉलिड्स जो हमारे होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और लिक्विड जो होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो गाइस इसको मैं आपको इसको समझने से पहले ये समझना होगा। आप ये समझिए गाइस, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है, इसके अंदर सिर्फ हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट है गाइस। जब यहाँ पर हमारे सॉल्वेंट प्रेजेंट है और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है गाइस, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो ये इवोपरेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हमारे वेपर फेज के अंदर
पार्टिकल प्रेजेंट है। और यहीं पर आते हैं गाइस, ये जो हमारे रेड आपको दिख रहे हैं सर्कल, ये हमारे क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और गाइस मैंने आपको पहले बताया था नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो इवोपरेट नहीं होते। अब गाइस जब ये इवोपरेट नहीं होंगे, ये सरफेस पर आ गए बट ये इवोपरेट नहीं हो रहे हैं। अब इसकी वजह से जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल थे सरफेस पर, उनकी मात्रा कम हो गई। यहाँ पर देखिए ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है और यहाँ पर कम मात्रा है सॉल्वेंट पार्टिकल की सरफेस पर। इसी वजह से जब कम मात्रा प्रेजेंट है सॉल्वेंट की, तो यहाँ पर वेपर फेस के अंदर भी कम पार्टिकल होंगे सॉल्वेंट के, तो जब ही यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर कम लगेगा इसके मुकाबले। यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर गाइस वेपर ज्यादा थे। वेपर ज्यादा क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट था। ओके गाइस, पर यहाँ पर हमारे वेपर कम है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कम लगेगा। क्यों वेपर प्रेशर कम लग रहा है गाइस, क्योंकि हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वो सरफेस की जगह घेर लेगा, जिसकी वजह से सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे। जब कम हो गए तो कम मात्रा में सॉल्वेंट इवोपरेट करेगा और कम मात्रा में वेपर फेस के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तभी वेपर प्रेशर यहाँ पे कम लगेगा। तो गाइस यहाँ पर राउल्ट्स लॉ आता है, क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब जब वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो राउल्ट्स लॉ उसके लिए क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। गाइस ये जैसे कि आपको पता है कि वेपर कम हो गए थे, यहां से जब हम गाइस इस वाले से जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो वेपर कम हो गए। जब वेपर हमारे कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी लिखा हुआ है गाइस, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अब गाइस यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक नोटेशन है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि ए को सॉल्वेंट बोलेंगे, बी को सॉल्यूट। जब भी मैं बात करेंगे आगे क्वेश्चंस में तो ए लिखेंगे तो वो होगा सॉल्वेंट, बी होगा तो सॉल्यूट, और आगे आप जब करोगे वो समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो आई होप आपके ये समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं गाइस, यहां पर ये है मैथमेटिकली देखें गाइस हम, तो P इजिकल्स टू PA प्लस PB। PA मतलब गाइस, PA का मतलब क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ, ए का हमने क्या देखा था गाइस, सॉल्वेंट। देखिए यहां पर आपको बताया था ए हमारा क्या है गाइस, सॉल्वेंट। तो यहां पर हमारे क्या हो जाएगा, P इजिकल्स टू PA प्लस PB। PA हमारे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PB हमारे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ओके गाइस, यहाँ पर देखिए जो हमारा सॉल्यूट है B, वो नॉन वोलेटाइल है। जैसे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था हमने इसके अंदर, जब वो नॉन वोलेटाइल है तो वो इवोपरेट होगा नहीं। जब इवोपरेट होगा नहीं, सिंपल सा फंड है, तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं। जब उसका वेपर प्रेशर 0 होगा तो PB भी 0 हो जाएगा हमारा। ओके गाइस, मैं एक बार और बोलता हूँ इसी बात को, जब हमारा सॉल्यूट बी जो है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है, जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वो इवोपरेट करेगा नहीं। जब वो इवोपरेट ही नहीं करेगा तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। यहाँ पर PB इक्वल्स टू P नॉट बी एक्स बी, PB नॉट हमारे 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसका जब वो इवोपरेट ही नहीं कर रहा तो उसका वेपर प्रेशर होगा नहीं, वो 0 है, तो PB भी हमारा 0। तो यहाँ पर PB हमारा 0, तो P इक्वल्स टू PA को PA नॉट एक्स है, यहाँ पर हम एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद फाइनली जो हमारा आएगा ये आएगा PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इजिकल्स टू एक्स बी। और गाइज इनका मैंने नीचे बता भी रखा है, जैसे कि PA नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे ए को सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते तभी यहाँ पर ए है, तो जब मैंने सॉल्वेंट लिखा है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। प्योर क्यों, क्योंकि ऊपर नोट लिखा हुआ है, अगर नोट नहीं होता तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता सिर्फ। यहाँ पे P का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और XB का मतलब क्या है गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्यों आया गाइस, क्योंकि B है, B को सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट हमारा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे सेंड करिए। बट वेट अ मिनट, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा जहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करिएगा। वो ईमेल आईडी है गाइस खान क्लासेस 7@gmail.com। ठीक है गाइस, सब स्मॉल में, कोई गैप नहीं है गाइस। ओके, आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन सेंड करिए, मैं उनका सॉल्यूशन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करूंगा गाइस। ये मेरा आपसे वादा है। और जितना हो सके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय।